एपिसोड 53 एंड 54। ऊपर हजारों चैट मैसेज थे, जिसे देखकर चाहत हैरान रह गई। ये लोग बहुत बातूनी थे। चाहत ने उन मैसेजों को पढ़ा। कुछ ने पूछा कि क्या वह पुणे में आ गई है, जबकि कुछ उत्सुक थे कि वो पुणे में क्यों है। एक ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आई है, जबकि एक ने कहा कि वह किसी दोस्त से मिलने या ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए आई है। ये पढ़ते ही चाहत को हंसी आ गई। चाहत ने मैसेज किया, मैं अब अपने होटल में हूँ, सुरक्षित और स्वस्थ। रानी ये देखते ही बोली, वाह, बॉस यहाँ हैं। रीमा लिखी, बॉस, हमारे गिफ्ट मत भूलना। माइकल ने लिखा, हमारे गिफ्ट को लाना मत भूलना। रानी के दोस्तों ने लिखा, हमारे गिफ्ट को मत भूलना। रानी के भाई ने लिखा, हमारे गिफ्ट को मत भूलना। साथ में वो सभी गिफ्ट का इमोजी भी मैसेज में सेंड कर रहे थे। ईशानी भी लिखी, हमारे गिफ्ट मत भूलना। ये सब पढ़कर चाहत जोर से हंस पड़ी। ये लोग बहुत प्यारे थे। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वो उनके लिए गिफ्ट में क्या लाएगी। चाहत तुरंत लिखी, मैं नहीं भूलूंगी, अब देर हो चुकी है, मुझे बिस्तर पर जाना है, कल बहुत व्यस्त दिन है। रीमा तुरंत लिखी, ठीक है, मैं और अधिक उत्सुक हो गया हूँ कि तुम अब क्या कर रहे हो। रानी लिखी, बिल्कुल बॉस, क्या आप हमारे बिना लग्जरी की गोद में रहेंगे। माइकल लिखा, बकवास रानी, तुम पहले से ही लग्जरी की गोद में रह रही हो। रानी के दोस्त लिखे, आई एग्री। रानी तुरंत लिखी, तुम सब मुझे धमकाते हो। ये कह रानी रोने वाला इमोजी सेंड की। रानी आगे लिखी, बॉस, मुझे आपकी देखभाल की जरूरत है। साथ में दयनीय इमोजी सेंड की। चाहत तुरंत लिखी, बाहर निकलो। साथ में किक आउट इमोजी सेंड की। सभी एक साथ लिखे, लोल, साथ में जोर से हंसने वाला इमोजी। रानी तुरंत लिखी, तुम लोग, मैं मरने जा रहा हूँ, खून बहने वाला इमोजी। चाहत आगे लिखी, ठीक है, मैं एक बड़ी बात करने जा रही हूँ, और मैं तुम्हें एक दिन बताऊंगी। गुड नाइट। ईशानी लिखी, गुड नाइट चाहत बेबी। सभी लोग एक साथ लिखे, गुड नाइट बॉस। बातचीत के बाद चाहत ने पढ़ना शुरू किया। स्टोन जुए को ऑब्जेक्ट जुए भी कहा जाता था। इसका मतलब था कि जब जेड की खोज की जाती थी, तो उसके चारों ओर मौसम के प्रभाव से ग्रस्त चमड़े की एक परत एक लपेटी जाती थी। इसकी गुणवत्ता जानना असंभव था। जेड की क्वालिटी जानने के लिए इसे काटा जाना चाहिए। जेड के मूल पत्थरों को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। हालांकि मोस्टली जेड की गुणवत्ता खराब थी। सबसे अधिक लाभदायक, सबसे अधिक अट्रैक्टिव, लेकिन सबसे अधिक जोखिम भरा दांव पत्थर पर जुआ होगा। ज्वेलरी बिजनेस में एक कहावत थी, पत्थर पर जुआ खेलना जीवन के जुए जैसा है। जीतने वाला 10 गुना या सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा कमा सकता है, और रातों रात करोड़पति बन सकता है, जबकि हारने वाला सब कुछ खो सकता है। पत्थर पर जुए की तुलना में शेयर, रियल एस्टेट और अन्य जोखिम भरे व्यापार सभी हल्के और सौम्य लगते हैं। मूल जेड पत्थरों की खरीद ज्वेलरी बिजनेस में सबसे रहस्यमय व्यापार था। इसका रहस्य जुआ शब्द में छिपा था, इसलिए खरीदार हमेशा इसे जेड जुआ या पत्थर जुआ कहते थे। आमतौर पर कोई यह नहीं बता सकता था कि पत्थर में क्या है। आज तकनीकी प्रगति के बावजूद ऐसा कोई उपकरण नहीं था जो ये पता लगा सके कि कोई पत्थर उसके दिखने से अनमोल है या बेकार। इसलिए पत्थरों को खरीदने और बेचने का जोखिम बहुत अधिक था, और यह बहुत रोमांचक भी था। इसलिए इसे जुआ कहा जाता था, और अगर कोई जीतता था तो
ये काफी बेनिफिट होता था। ये बिजनेस बहुत पहले से चला आ रहा था। जुआ खेलने के लिए प्रयुक्त जेड को भी मेन टाइप्स, रंग और पारदर्शिता के आधार पर विभिन्न कॉलम में विभाजित किया गया था। पुनः जेड की गुणवत्ता मुख्यतः 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है: प्रकार, रंग और पारदर्शिता। प्रकार का तात्पर्य जेड की किस्म से था। अच्छे प्रकार का जेड कठोर होता था। पत्थर के जुए को समझने के बाद चाहत ने घरेलू आभूषण ब्रांड के इतिहास, विकास, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, संस्थापकों और इसके अध्यक्ष के बारे में जानने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया। चाहे वो पहला, दूसरा या तीसरा था, या लाइन पर नहीं था, चाहत ने इसे पूरा पढ़ लिया है। लेकिन टाइम लिमिट था, इसलिए चाहत ने अब विदेशी ब्रांडों की जांच नहीं की। इसके अलावा चाहत ने इतनी तेजी से विकास नहीं किया था। वह प्रभावशाली बनना चाहती थी, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ना भी जानती थी। अगले दिन चाहत सुबह 7 बजे उठ गई। उसने सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर किया, फिर अपने टीथ साफ किए और फेस वॉश की। 30 मिनट बाद उसका नाश्ता आ गया। चाहत को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अभी बहुत सुबह थी और दुकानें अभी खुली नहीं थीं। 8:30 बजे चाहत ने रिसेप्शन पर फोन किया और एक कस्टम कार का ऑर्डर दिया। होटल बहुत ही कुशल था। जब चाहत फर्स्ट फ्लोर पर गई, तो उसकी कार उसका इंतजार कर रही थी। प्राचीन वस्तुएं और पत्थर का जुआ हमेशा एक साथ होते थे, इसलिए चाहत ने ड्राइवर से कहा कि वो उसे प्राचीन वस्तुओं के बाजार में ले जाए। शहर के बीचों बीच एंटीक मार्केट बहुत दूर नहीं था। अगर ट्रैफिक जाम न हो तो वह 40 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। रास्ते में चाहत ने अपना फोन निकाला। उसके दोस्त फिर से फैमिली ऑफ फाइटर्स ग्रुप में बात कर रहे थे, लेकिन चाहत उनकी बातों में शामिल नहीं हुई। उसने एक नजर डाली, फिर अपना फोन रख दिया। जब वह प्राचीन वस्तुओं के बाजार में पहुंची, तो 9 बजने को थे। प्राचीन वस्तुओं का बाजार पहले से ही सक्रिय था। चाहत जानती थी कि उसे एंटीक मार्केट में बहुत समय बिताना पड़ेगा। वह ड्राइवर को इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करवा सकती थी, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा कि वह पहले चला जाए और जब उसे वापस जाना होगा तो वो उसे फोन कर देगी। जैसे ही चाहत प्राचीन वस्तुओं के बाजार में पहुंची, वह उत्साहित और घबरा गई। शहर जी का प्राचीन वस्तुओं का बाजार पुणे शहर के बाजार से काफी बड़ा था। वस्तुएं भी बड़ी संख्या में थीं। चाहत की ज़ेड आंखों की शक्ति अब कम हो गई थी, इसलिए उसने पहले पत्थरों को देखने का फैसला किया। वह शक्ति को अवशोषित करना चाहती थी। सड़क के दोनों ओर प्राचीन वस्तुएं और पत्थर के जुए की दुकानें अलग-अलग रखी गई थीं। साइनबोर्ड का अनुसरण करते हुए चाहत पत्थर के जुए की गली की ओर चल पड़ा। चाहत पत्थर के जुए की गली के जितना करीब पहुंचती, उतनी ही अधिक उत्साहित होती, जैसे आगे उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति और धन इंतजार कर रहा हो। पुणे शहर में पत्थर के जुए का बाजार बहुत बड़ा नहीं था। वहां सिर्फ 10 दुकानें थीं, लेकिन हर जगह लोग थे। चाहत पहली दुकान में चली गई। ये बड़ी नहीं थी और लगभग 40 वर्ग मीटर थी। जमीन और मंच पर बड़े और छोटे पत्थरों के ढेर थे। वे पत्थर के कच्चे माल थे। ये कच्चे माल पहले से ही बॉस द्वारा चुने गए थे और उन्हें बराबर क्रम में रखा गया था। सभी पर कीमत अंकित थी। जमीन पर निम्न स्तर का कच्चा माल था, जबकि अलमारियों पर उच्च स्तर का कच्चा माल था। इसलिए, भले ही वह निम्न स्तर का कच्चा माल था, फिर भी यह संभव था कि उसमें पन्ना हो। ये सब व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता था। दुकान में बहुत से लोग थे
और कोई भी चाहत का स्वागत करने नहीं आया। हालांकि चाहत को ये पसंद था, वह ऐसे सेल्समैन से खरीदारी करने को तैयार नहीं थी, जो उसके कानों के पास बातें करता रहता था। चाहत ने जमीन पर पड़े कच्चे माल की ओर रुख किया। वे सभी फिर से सफेद पत्थर थे। ऐसा लग रहा था कि जेड आइस की एक जोड़ी पर्याप्त नहीं थी। चाहत को अच्छे भाग्य की भी जरूरत थी। वह निराश होकर इस दुकान से बाहर निकली और फिर दूसरी दुकान में चली गई। नतीजा वही निकला। कच्चा माल या तो सफेद पत्थर था या फिर उसमें खराब जेड था। चाहत की जेड आइस में शक्ति कम थी, इसलिए वह थोड़े समय बाद थक गई। उसने अपने दिल में प्रार्थना की, जल्दी ही जेड पाने की उम्मीद में, अन्यथा उसकी शक्ति जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शक्ति के बिना वह अपनी टेलीपैथिक आंखों का उपयोग नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने चाहत की प्रार्थना सुन ली थी। जब चाहत अपनी जेड आंखें बंद करने वाली थी तो उसे कच्चे माल के ढेर के बीच दो कच्चे माल मिले जिनमें हरा जेड था। उनमें से एक लगभग फुटबॉल जितना बड़ा था, जबकि दूसरा केवल एक सेब से बड़ा था। दोनों ही अच्छी क्वालिटी के थे। चाहत उत्साहित महसूस कर रही थी, लेकिन शांत थी। वह एक आम कस्टमर की तरह कच्चे माल के ढेर के पास चली गई। एक गाड़ी से चाहत ने उन दो कच्चे माल को उठाया, जिनमें हरा जेड था। विशेष ध्यान से बचने के लिए चाहत ने अलग अलग आकार के 3 और कच्चे माल भी उठाए। वे सभी एक फुटबॉल से भी छोटे थे। अरे, ये कुल कितने के हैं? चाहत ने गाड़ी को काउंटर की ओर धकेला। चाहत को देखकर बॉस थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो एक छोटी लड़की थी, लेकिन चूंकि वह एक ग्राहक थी, इसलिए बॉस ने उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया। कच्चे माल पर निशान थे, इसलिए बॉस को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि चाहत ने वह कच्चा माल कहां से उठाया था। ये सभी कच्चे माल निम्न स्तर के थे और महंगे भी नहीं थे, 200 रुपये प्रति ग्राम। चाहत ने जो 5 कच्चे माल उठाए थे वे बहुत बड़े नहीं थे। उनका कुल वजन 40 ग्राम था और कीमत 8,000 रुपये थी। 8,000 की राशि बहुत ज्यादा नहीं थी, बशर्ते कि उन कच्चे माल में पन्ना हो। अगर वे सभी पत्थर होते तो 8,000 बहुत ज्यादा होते। चाहत ने तुरंत अपनी जेड आंखों से उन कच्चे माल को स्कैन किया। उसने सबसे पहले अलमारियों पर रखे कच्चे माल की जांच की। उन्हें उच्च स्तर पर उच्च ग्रीन रेट के साथ होना चाहिए था। हालांकि निराशा की बात ये थी कि वे ज्यादातर सफेद पत्थर थे। हालांकि उनमें कुछ जेड था, लेकिन जेड अच्छी क्वालिटी का नहीं था। अगर आप इसे काट भी दे तो भी इसकी कोई कीमत नहीं है। चाहत इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर चाहत ने जमीन पर पड़े कच्चे माल की ओर रुख किया। वे सभी फिर से सफेद पत्थर थे। ऐसा लग रहा था कि जेड आइस की एक जोड़ी पर्याप्त नहीं थी। चाहत को अच्छे भाग्य की भी जरूरत थी। वह निराश होकर इस दुकान से बाहर निकली और फिर दूसरी दुकान में चली गई। नतीजा वही निकला। कच्चा माल या तो सफेद पत्थर था या फिर उसमें खराब जेड था। चाहत की जेड आंखों में शक्ति कम थी, इसलिए वह थोड़े समय बाद थक गई। उसने अपने दिल में प्रार्थना की, जल्दी ही जेड पाने की उम्मीद में, अन्यथा उसकी शक्ति जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शक्ति के बिना वह अपनी टेलीपैथिक आंखों का उपयोग नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने चाहत की प्रार्थना सुन ली थी। जब चाहत अपनी जेड आंखें बंद करने वाली थी तो उसे कच्चे माल के ढेर के बीच दो कच्चे माल मिले, जिनमें हरा जेड था। उनमें से एक लगभग फुटबॉल जितना बड़ा था, जबकि दूसरा केवल एक सेब से बड़ा था।
दोनों ही अच्छी क्वालिटी के थे। चाहत उत्साहित महसूस कर रही थी, लेकिन शांत थी। वही काम ग्राहक की तरह कच्चे माल के ढेर के पास चली गई। एक गाड़ी से चाहत ने उन 2 कच्चे माल को उठाया, जिनमें हरा जेड था। विशेष ध्यान से बचने के लिए चाहत ने अलग-अलग आकार के 3 और कच्चे माल भी उठाए। वे सभी एक फुटबॉल से भी छोटे थे। अरे, ये कुल कितने के हैं? चाहत ने गाड़ी को काउंटर की ओर धकेला। चाहत को देखकर बॉस थोड़ा हैरान हुआ, जो एक यंग लड़की थी। लेकिन चूंकि वह एक ग्राहक थी, इसलिए बॉस ने उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया। कच्चे माल पर निशान थे, इसलिए बॉस को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि चाहत ने वह कच्चा माल कहाँ से उठाया था। ये सभी कच्चे माल निम्न स्तर के थे और महंगे भी नहीं थे। 200 युआन प्रति पाउंड। चाहत ने जो 5 कच्चे माल उठाए थे, वे बहुत बड़े नहीं थे। उनका कुल वजन 40 ग्राम था और कीमत 8,000 रुपये थी। 8,000 की राशि बहुत ज्यादा नहीं थी, बशर्ते कि उन कच्चे माल में पन्ना हो। अगर वे सभी पत्थर होते, तो 8,000 बहुत ज्यादा होते। चाहत ने अपना बिल चुकाया। बॉस ने पूछा, मिस, क्या आप अब उन्हें काटना चाहती हैं? हाँ, प्लीज, चाहत ने जवाब दिया। चाहत यहाँ पैसे के लिए आई थी। वो निश्चित रूप से मौके पर ही कच्चा माल काटना चाहती थी और तुरंत पन्ना बेचना चाहती थी। महेश, आओ और पत्थर काट दो, बॉस ने कमरे के अंदर किसी को बुलाया। मैं आ रहा हूँ। एक आदमी, जो लगभग 50 साल का था, कमरे से बाहर आया। वह काउंटर पर आया। चाहत को देखा। वह आश्चर्यचकित था कि कस्टमर एक यंग लड़की थी। महेश ने अनिश्चितता से पूछा, मिस, यह आप ही हैं जो पत्थरों को काटना चाहती हैं, है ना? हाँ, चाहत ने 2 टूक जवाब दिया। प्लीज मेरे पीछे आइए। महेश ने चाहत को उस एरिया की ओर निर्देशित किया, जहां वे पत्थर काटते थे। इस बीच, दुकान में मौजूद सभी ग्राहक उन्हें देखने के लिए चारों ओर खड़े हो गए। हालांकि जेड को बाहर निकालने की संभावना लगभग 0 थी, लेकिन ये पत्थर के जुए का रोमांचक बिंदु था। भले ही जेड को बाहर निकालना असंभव हो, जुआरी आशावान रहेगा। पत्थर पर जुआ खेलने का आनंद लेने वाले सभी लोगों की भावनाएं एक जैसी थीं। और भीड़ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन कच्चे माल की मालिक एक यंग लड़की थी। यहाँ ज्यादातर ग्राहक मिडिल एज के पुरुष या बुजुर्ग थे। यहाँ युवा लोग, खास तौर पर यंग लड़कियां, कम ही थीं। चाहत ने सबसे पहले एक बेकार सामान मजदूर को दिया। मजदूर ने उससे पूछा, मिस, आप इसे कैसे काटना चाहेंगी? रगड़ना या काटना? काट दो, प्लीज, चाहत ने कहा। इसे सीधे काटें या पहले लाइन खींचें? कर्मचारी ने फिर पूछा। हालांकि वह बता सकता था कि ये बेकार सामग्री होगी, लेकिन उसे कस्टमर के आदेश का पालन करना था। कृपया इसे सीधे काट दें। ये बेकार सामग्री थी। चाहत को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पत्थर को सीधे काटने का मतलब यह नहीं था कि उसे बेतरतीब ढंग से काटा जाए। इसके लिए कारीगर को सही निर्णय लेने की जरूरत थी। मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। एक बार काटने के बाद, यह एक सफेद पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे बार काटने के बाद भी इसमें कुछ नहीं था। तीसरे बार काटने के बाद, पत्थर पहले ही आधा कट चुका था। इसमें कुछ भी नहीं था। ये बेकार था। परिणाम के बाद भीड़ निराश हो गई। लेकिन यदि इसमें सचमुच जेड होता तो भीड़ ईर्ष्या करती। यह मानव स्वभाव था। चाहत ने शांति से एक और बेकार सामग्री उठाई। ये भी एक शुद्ध पत्थर साबित हुआ। भीड़ उबने लगी। कुछ लोग चले गए।
तीसरी बार चाहत ने जेड युक्त एक बड़ा कच्चा माल चुना। चाहत ने कहा, पहले मुझे रेखाएं खींचने दो। फिर उसने उस पर कुछ रेखाएं खींच दी। उसने रेखाएं सटीक रूप से नहीं खींची, लेकिन मूलतः वही थीं। मशीन फिर से काम करने लगी। एक कट के बाद बाहरी परत हटा दी गई। हवा में हल्का हरा रंग खुला रह गया। अचानक चाहत को एक तरह की शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ। वह उत्साहित थी और उसे आत्मसात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में शक्ति समा गई। उसे ठंडक और आराम महसूस हुआ। उसकी दृष्टि बेहतर हो गई और वह अब ऊर्जावान हो गई। उसी समय कार्यकर्ता ने उत्साह में अपनी आवाज ऊंची की, जेड, इसमें जेड है। उसकी आवाज ने तुरंत दुकान में सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। उनके सामने खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यह अविश्वसनीय था। जो लोग अभी अभी बाहर निकले थे वे तुरंत वापस लौट गए, और जो लोग अभी अभी दुकान में आए थे वे सभी ऊपर आ गए। क्या इसमें जेड है? हाँ, इसमें जेड है। देखने वाले लोग चाहत, जो कि मालिक था, उससे अधिक उत्साहित लग रहे थे क्योंकि पत्थर पर जुआ खेलना एक बहुत ही खतरनाक वाला बिजनेस था और हरे रंग की दर हमेशा कम होती थी। ज्यादातर लोग जानते थे कि चाहत ही मालिक है। वे सब ईर्ष्या से चाहत की ओर देख रहे थे, लेकिन चाहत हमेशा की तरह शांत रही। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहें रिबॉर्न ऑफ डेविल क्वीन, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।